गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता हृदय का उजाला। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो परीक्षा का पेपर पैटर्न जो है उसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि अब तक आप कक्षा 7वीं तक क्या पढ़ते थे कि आपका कुल मिलाकर 80 मार्क का पेपर निकलता था और उसमें जो व्याकरण विभाग के क्वेश्चन आपके प्रश्नोत्तर स्वरूप में रहते थे, साथ ही साथ पेपर का पैटर्न भी अलग रहता था, यानी आपको पैराग्राफ पैटर्न में अब तक आदत नहीं थी, बट अभी से आपको इन 8th स्टैंडर्ड आपको गद्य आकलन, पद्य आकलन, रचना विभाग और व्याकरण विभाग, इन चारों विभागों में आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी उसको आपको वितरित किया गया है। और सबसे पहले देखेंगे गद्य विभाग में आता क्या है। जो आपका पहला क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब उसमें रहता है पहला वाला पोर्शन गद्य आकलन का, यानी पैराग्राफ का, वो पहला परिच्छेद रहता है 6 मार्क का। अब उस 6 मार्क में आपको 3 कृतियां पूछी जाती हैं। पहली कृति रहती है आकलन कृति। अब आकलन कृति का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको वेब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द वेब फॉर्म, संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहता है। उसके पश्चात 2 मार्क के लिए अलग अलग क्वेश्चन विभाजित किए गए हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन परिच्छेद को लगकर ही समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी या फिर पर्यायवाची या फिर लिंग, वचन, तद्धित, कृदंत, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। देन थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, स्वामत अभिव्यक्ति। अब तक आपने परिच्छेद में आपके पार्ट में लास्ट ईयर तक 7th स्टैंडर्ड तक आपने कक्षा 5वीं से लेकर 7वीं तक आपने इसे परिच्छेद में या फिर पार्ट में दिए गए प्रश्नों का आपने अनुकरण किया था, उसको रटाया आपने, उसके क्वेश्चन आंसर पेपर में लिखे थे। बट अभी से आपको इसमें क्या रहता है, 8th स्टैंडर्ड में आपको स्वमत यानी आपका खुद का अभिप्राय उसमें लिखना रहता है। जैसे एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन या फिर गरीब लोगों के सहायता करने पर आपके विचार लिखिए, या फिर परिच्छेद में जैसे आपकी पहली पोएम है, इसमें तो आपको भावार्थ लिखने आता है। सेकंड वाला लेसन अगर हम लेते हैं कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, अब ठंडी के दिनों में मिलने वाले फलों की विशेषताओं के बारे में आपकी राय क्या है। राय मतलब आपका अभिप्राय पूछा गया है। इन द सेंस वहाँ पे आपको 5 या 6 लाइन में लिया रहता है कि 7 या 8 वाक्यों में आपके उत्तर आना चाहिए, नहीं तो आप लिखते बैठे हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना रहता है। इसी पैटर्न में दूसरा परिच्छेद रहता है 6 मार्क का, यानी सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। देन दूसरा विभाग रहता है पद्य विभाग। पद्य विभाग आपका कुल मिलाकर 10 मार्क का रहता है। अब पद्य विभाग में हमारे 2 पार्ट किए गए हैं कि कविताओं को 2 भागों में वितरित किया गया है, मध्ययुगीन कविता और आधुनिक कविता। जैसे आपकी ये पहली कविता है आधुनिक कविता। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधुनिक कविता का अर्थ क्या है और मध्ययुगीन कविता का अर्थ क्या है। मध्ययुगीन का अर्थ होता है जो संतों द्वारा रचित कविताएं रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संत कबीर हैं, रैदास है, रसखान है, मीराबाई है, जायसी है, तुलसीदास है, ये सारे संतों के द्वारा रचित जितनी भी कविताएं रहती है उसको हम मध्ययुगीन कविता में गिनते हैं, और उसमें हमें कवि के द्वारा बताया गया कविता का सरल अर्थ लिखना अभिप्राय या फिर अभिव्यक्त रहता है। अब रहा सवाल आधुनिक में। आधुनिक में हम क्या करते हैं कि कवि ने जो पद्यांश के लाइनों का जो सरल अर्थ बताया है उसके विपरीत, उसके पीछे जो उसका भाव छुपा हुआ रहता है, उसमें मर्म छुपा हुआ रहता है, उसका भी आपको इन डिटेल विवरण देना रहता है। अब इसमें लिखते समय, भावार्थ लिखते समय आपको 3 परिच्छेद अनिवार्य रहते हैं। जैसे आपको पहले में लिखना रहता है इंट्रोडक्शन, यानी आपको उसका परिचय देना आवश्यक रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि उपरोक्त पद्यांश की पंक्तियां हृदय के उजाला इस कविता से ली गई है। इस कविता के कवि रमाकांत यादव जी ने हमें उपरोक्त पद्यांश में समझाया है कि समाज में हमें किस तरह कार्य करना चाहिए। देन जो भी आपको एक्सप्लेनेशन लिख के मिलता है आप उसको अपने मन के भावों के अनुसार या फिर आपकी जो भाषा है उस भाषा के अनुसार उसको परिवर्तन कर सकते हो। एनाडलास का समारोप आवश्यक है। समारोप करते समय आपको कवि ने क्या अभिप्राय दिया है या फिर कवि को संदेश क्या पहुंचाना है, इसका विवरण आपको 2 या 3 लाइन में देना अति आवश्यक रहता है। ये हो गया आपका पद्य विभाग। उसके पश्चात आता है रचना विभाग, व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग आपका कुल मिलाकर 8 मार्क का रहता है। अब तक मैंने आपको बताया तो
कि कक्षा 5वीं से लेकर 7वीं तक आप लोग जो आप व्याकरण विभाग पढ़ते थे, उस व्याकरण विभाग में आपको संज्ञा की परिभाषा या फिर विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा, देन उसके एग्जाम्पल ऐसे लिखते आते थे। बट अभी इस साल से आपको परिभाषा भी नहीं लिखनी रहती है, ना ही एग्जाम्पल लिखने रहते हैं। आपको उसके अनुसार उस लाइन में या फिर उस वाक्य में दिए गए शब्दों को पहचानना रहता है कि कौन से संज्ञा का या फिर संज्ञा के कौन से पार्ट का, जैसे जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना रहता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनकर लिखिए। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानक वर्तनी का अर्थ क्या होता है। मानक वर्तनी का मतलब होता है कि जहाँ पे मात्राओं की गलतियाँ दी रहती हैं या फिर जोड़ शब्द गलत लिखे रहते हैं, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसमें जो सही शब्द रहता है उसे ही चुनकर आपको सामने लिखना रहता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना कि जब भी आप व्याकरण विभाग छुड़ाते हो, आप अभी 8वीं कक्षा से 10th स्टैंडर्ड तक ये बात ध्यान में रखना कि बोर्ड एग्जाम में व्याकरण विभाग के क्वेश्चन में स्पेशली जब आप लिखते हो तो पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ आपको वहाँ पे लिखना रहता है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट जवाब लिख लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड के नियमावली अनुसार आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये बात अत्यावश्यक है, इसलिए ध्यान में रखना। देन सेकंड क्वेश्चन आता है अवयव का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब अवयव का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक ग्रामर वीडियो भेजा था जिसमें मैंने आपको शब्दभेद पढ़ाए हैं। शब्दभेद कितने हैं? 8 हैं, दोनों पार्ट में डिवाइड किए हैं, विकारी और अविकारी। अब अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अवयव का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब उसमें क्रिया विशेषण अव्यय आते हैं, दैन संबंध सूचक, उसके बाद विस्मय आदि है। इन सभी प्रकार के 4 दिए हैं। उन चारों में से हमको जो वाक्य दिए, शब्द दे रहे, जैसे वाह है, अरे रे है, किंतु, परंतु, बल्कि, इन शब्दों को हमें उस वाक्य में प्रयोग करना रहता है। उसके पश्चात एक और नया पोर्शन ऐड है आपको इस साल से, संधि। अब संधि पढ़ते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी रहती है कि संधि के हर एक शब्द के ऊपर नियम बदलते जाते हैं, तो इसलिए हमें संधि शब्द की नियमावली ध्यान में रखते हुए संधि शब्द का विग्रह करते आना चाहिए। दैन संधि का हमें भेद भी पहचानते आना चाहिए। ये आपका इस साल से नया आपको ग्रामर पोर्शन एडिशन हुआ है इन 8th स्टैंडर्ड, सो आपको वो 10th स्टैंडर्ड तक रहता है। उसके पश्चात आपका क्वेश्चन आता है काल पहचानिए और तथा काल भेद को परिवर्तित कीजिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन वेव डायग्राम फॉर्म में रहता है। इन द लेफ्ट हैंड साइड दे आस्क यू कि कौन सा प्रकार का काल है, इन द राइट साइड आपको वहाँ पे काल परिवर्तन करना रहता है और दोनों का आंसर आपको वेब में ही लिखना कंपल्शन है। अगर आप वेब छोड़ के उसका आंसर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे मार्क्स कम होते जाते हैं। देन उसके पश्चात वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद पहचानना रहता है। जैसे रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। देन अर्थ के आधार पर आपको वाक्य परिवर्तन करना रहता है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर से ही 10th स्टैंडर्ड को बोर्ड ने लगा के दिया है, इसलिए सिंस 8, 9, 10 तीनों कक्षाओं में इसका आपको अभ्यास करना जरूरी रहता है कि वाक्य परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। कि वाक्य परिवर्तन का अर्थ आता है कि जहाँ पे शब्द का या फिर वाक्य का अर्थ ना बदलते हुए जो शब्द हमको लगता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए उस शब्द को निकाल के नए शब्दों को डालना, मतलब वाक्य परिवर्तन करना होता है। अब वहाँ पे 2 ही शब्द दिए रहते 2 वाक्य के में, एक तो निषेधार्थक एंड देन सरल, यानी आप उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो और निषेध यानी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी दोनों सरल है, इसलिए बोर्ड ने हमें वो 2 ही दिए हैं। देखा जाए तो अर्थ के आधार पर 8 भेद दिए गए हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे बाद की वीडियो में। और उसके पश्चात ये हो गया आपका व्याकरण विभाग 8 मार्क का। उसके पश्चात आता है आपका उपयोजित लेखन, इट मीन्स रचना विभाग, वो कुल मिलाकर 12 अंक का होता है। अब 12 अंक में सबसे पहले आता है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पार्ट में विभाजित किया गया है। दोनों दिए रहते हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक चूज करना रहता है। लिखते समय
आपको बराबर से नियमावली के अनुसार लिखना रहता है। कुल मिलाकर 4 अंक में विभाजित किया गया है। उसके पश्चात 3 क्वेश्चन एक को एक लग के और दिए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुवचनों के आधार पर या फिर मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। उसको और आता है विज्ञापन लेखन कीजिए, और उसी को लग के आता है और में क्वेश्चन गद्य खंड पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। यानी इन तीनों में से आपको चॉइसेस दिए हैं कि आपको क्या करना है। ये भी कुल मिलाकर 4 अंक का क्वेश्चन है। उसके पश्चात एट द लास्ट में आता है निबंध लेखन। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने सिर्फ रट्टा मार के निबंध लेखन किया था, बट इस साल से आपको कुल मिलाकर 6 भेद दिए रहते हैं निबंध लेखन के। उस 6 भेदों के आधार पर आपको निबंध लेखन करते आना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निबंध लेखन करते समय आपको वहाँ पे सुवचन मुहावरों का प्रयोग करना अनिवार्य रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे कुल मिलाकर 4 मार्क में निबंध लेखन डिवाइड किया है। ये हो गया आपका कुल मिलाकर 40 मार्क का अंक विभाजन पेपर का। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि आधुनिक कविता जो है आपकी हृदय का उजाला। हृदय मीन्स क्या होता है? दिल, उजाला मतलब रोशनी। अब इस कविता में रमाकांत यादव जी ने हमें भावार्थ समझाते हुए सबसे पहले हमारे दिल में जो हमें रोशनी लानी है, उस रोशनी को समझाते हुए क्या कहा है वो देखो। बट सबसे पहले मैं आपको पहले मीनिंग बताती हूँ हर शब्द का। जलाते मीन्स जलाना, दीप मीन्स दिया। अब ध्यान में रखना कि हम लोग दीप, दिया, दीप का मतलब दिया होता है और हमेशा दीप की मात्रा बड़ी की आती है। स्नेह मीन्स प्यार होता है। भर भर मीन्स भर कर। उसके बाद अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अब इन 2 लाइन में देखो इसका अर्थ क्या है कि जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यहाँ पे कवि रमाकांत यादव जी हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर हमें दिए जलाने हैं वो भी बड़े प्यार से, और दिए में तेल भर भर के अगर जलाने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना जरूरी है? हमारे दिलों के अंदर दीप जलाना है। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रुक जा भाई थोड़ा देर कि मैं जाके दिल में झांक के देखता हूँ कि मेरे को दिया कहाँ जलाना है। ऐसे नहीं करना है। दीप जलाने का मतलब होता है कि हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी द्वेष भावनाएं रहती है, जो कुछ भी कलुषित भावनाएं रहती है, उनको दूर करके हमें रोशनी लानी है, दूसरों के बारे में समभाव रखना है, उसे कहते हैं दीप जलाना। समझे पहले 2 लाइन का अर्थ क्या है कि कवि हमें क्या समझाना चाहता है कि समाज सेवा अगर करनी है, दूसरों के बारे में अगर हमें सही सोचना है, जो बोलते ना कि अंतर सच क्या है गलत क्या है, इन दोनों में अगर हमको पारख करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना जरूरी है? हमारे दिल के अंदर दिया जलाना मतलब रोशनी करना जरूरी होता है। उसके बाद देखो, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों। अब कवि हमसे सवाल भी पूछ रहा है कि हम लोग जब दिवाली का त्योहार आता है तब हम क्या करते हैं कि हमारे घरों की साफ सफाई करते हुए हम दिलों की क्या करते हैं? घर में उजाला करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। तो कवि ये भी पूछ रहा है कि तुम लोग घर को सजाते क्यों हो, वो भी उजाला क्यों करते हो? अंधेरे हृदय में उजाला तो लो। बट फिर भी कवि हमसे क्या कह रहा है कि हमको सही मायने में अगर घर सजाना है, उजाला लाना है, तो पहले हमें क्या करना है? हमारे दिल में, हमारे हृदय में उजाला लाना जरूरी है। अब दूसरे पदांश में देखो, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है। अब कवि क्या कह रहा है देखो कि जब हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली ये त्योहार हर कोई मनाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर मध्यम वर्गीय हो। पर कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में बड़े ही शान से दिवाली मनाई जाती है, तो किसी किसी के घर में सूनापन रहता है। सूनापन यानी निराशा, उदासी छाई हुई रहती है। कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। गम यानी दुख, दैन झूमे खुशियाँ, आनंद। किसी किसी के घर में बड़े ही धूमधाम से आनंद के साथ दिवाली मनाई जाती है, पर किसी किसी के घर में गम ही गम रहता है, दुख ही दुख, मातम ही मातम छाया रहता है। उन दीन दुखियों के, अब एक बात ध्यान में रखो, यहाँ जो शब्द दिया है दीन, इसका देखो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। ये दीन की मात्रा यहाँ पे है बड़ी और एक दीन की मात्रा है छोटी। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ
अंतर क्या है? मात्राओं का। इस दिन का अर्थ होता है गरीब और इस दिन का अर्थ होता है दिवस। तो छात्रों यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आप दिन लिखोगे, यानी जहाँ पे भी आपको गरीब लोगों का उल्लेख करना है वहाँ पे आप क्या करोगे? ये वाली मात्रा लगाओगे, और जहाँ आपको दिन की शुरुआत या फिर दिवस के बारे में बताना है वहाँ आप छोटी ई की मात्रा लगाओगे। अब देखो कवि क्या कह रहा है? उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ। पहले हमें क्या करना है? उन गरीब दुखी लोगों के दुख को मिटाना है, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इसलिए कवि हमसे बार बार कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने दिलों के दीप को जलाना चाहिए। अब कवि हमसे एक सलाह भी दे रहा है, हमको समझा भी रहा है, न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे। अब कवि हमसे, क्योंकि दूसरों के घर में अगर दिवाली मनाते हैं और हमारे घर में मातम छाया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें एक दुख भी होता है कि हमारा शेजारी, जिसे बोलते मराठी में मतलब शेजारी, नेबर होने के पश्चात भी हमारे बाजू में रहता है, फिर भी ये नहीं समझता कि हमारे घर में मातम है तो वो दिवाली कैसे मनाता है। इसलिए कवि समझा रहा है, देखो कि न फुलझड़ियाँ चमकाओ, हमें क्या नहीं चमकाने हैं? फुलझड़ियाँ बिल्कुल नहीं चमकानी है, न फोड़ो पटाखे, साथ ही साथ हमें पटाखे भी नहीं फोड़ने हैं, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। बट हमें एक बात भी समझाइए, क्योंकि अगर हम फुलझड़ियाँ चमकाते हैं या फिर पटाखे फोड़ते हैं तो बेवजह ही हम पैसों की बर्बादी करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि समाज में अन्य वर्ग भी हैं, उनके पास ना भोजन है, ना रहने के लिए घर है, ना तन भर कपड़े हैं, उनको हम जाके कभी भोजन दे के आते हैं क्या? नहीं। इसलिए कवि कहता है कि भोजन नहीं जिनके पास भोजन नहीं है उनको पास तुम क्या दे के आओ? कम से कम 2 वक्त के लिए भोजन तो दे के आओ, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम मलहम लेके साथ में जा रहे हैं, ट्यूब लेके साथ में जा रहे हैं और उनको जहाँ जहाँ घाव होए वहाँ लगाते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया है। जख्म का मतलब होता है, जख्म 2 प्रकार के रहते हैं, एक अंदरूनी चोट, अंदरूनी जख्म, और दूसरी रहती है बाहरूनी जख्म। अब दोनों जख्मों में क्या अंतर है? देखो, जैसे हम बोलते हैं कि मुंह से निकला हुआ शब्द या फिर कमान से निकला हुआ तीर, इन दोनों में एक समानता है कि जब भी हम कड़वे बोल बोलते हैं, तीखे बोल बोलते हैं तो वो इंसान को चुभते हैं। तब अंदरूनी जख्म होती है, अंदरूनी घाव होते हैं, और बाहरी चोट का मतलब होता है कि जो मार से होते हैं, यानी मारने से या फिर कहीं गिरने से या फिर आपका एक्सीडेंट होने से, इन सारी चीज़ों से जो बाहरी चोट लगती है उसे कहते हैं बाहरी जख्म। बट यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके दिलों पे जो घाव है वो यहाँ पे अंदरूनी जख्मों का उल्लेख किया गया है कि उनके जख्मों पर हमें किस तरह का मलहम लगाना है? प्यार का, स्नेह का मलहम लगाना है, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। बट फिर भी हमें कवि क्या सलाह दे रहा है कि अगर तुम्हें उन गरीब लोगों के जख्मों पर मलहम लगाना है तो पहले क्या करना जरूरी है? अपने दिलों का दीप जलाना जरूरी है। उसके पश्चात देखो, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। अब कवि हमें यहाँ पे अब तक इन 3 पद्यांश में कवि ने हमें समझाया है कि हमें समाज की अगर सेवा करनी है, समाज के लोगों का अगर दुख दूर करना है तो हमें क्या करना जरूरी है, क्या राय हमें अपनानी है, इन सब का वर्णन इन 3 पद्यांशों में दिया है। पहले पद्यांश में दीप जलाना है तो किस तरह जलाना है, देन उसके पश्चात सूनापन मिटाना है तो क्या करना है, उसके पश्चात हमें पटाखे और फुलझड़ियाँ न चमकाते हुए क्या करना है, इसकी भी सलाह दी है। अब कवि हमसे सवाल भी पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है? जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। अब तक मैंने तुम्हें जो समझाया था उसे समझकर तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में दीप तो जला लिया, पर क्या सही मायने में तुमने अंधेरा मिटाया है? क्या कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के कोने में अभी भी कलुषित भाव शेष है कि अभी भी तुम गरीब से घृणा कर रहे हो, गरीब के साथ घुल मिल कर रह रहे हो?
इसलिए कवि बार बार पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें जैसे कहा था उस तरह तुमने दीप तो जला लिया, पर कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में अंधेरा तो नहीं है ना। पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? और एक बात ये भी पूछ रहा है कि इतना सब करने के पश्चात भी तुमने क्या किसी भूखे को भोजन कराया है? उजालों की चाहत कभी ना रही जिंदगी, क्योंकि जिन लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है, जिन लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं रहते, वस्त्र नहीं रहते हैं, साथ ही साथ क्योंकि उन लोगों को कभी भी उजालों की चाहत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत करना जानते हैं और उन्हें पता है कि हमारी जो हैसियत है वो हैसियत कैसी है कि हम निम्न वर्ग के हैं तो निम्न वर्ग में ही रहने वाले हैं। हम चाहे खुली आंख से सपने भी देखें तो वो कभी पूरे होने वाले हैं नहीं। इसलिए कहा है कि उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, क्योंकि उन लोगों की कभी भी चाहत नहीं रहती। चाहत मीन्स आशा, आशा की किरण। उन लोगों की कभी भी किरण नहीं रहती है उजालों की। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, उन लोगों को जाकर तुम कहीं ना कहीं रोटी तो खिला के आ जाओ, ये तुम्हारा आद्य कर्तव्य है। अब इसके पश्चात देखो, सबसे आखिरी वाला पद्यांश है, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अब यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंसान जब घोर निराशा में रहता है या फिर उसे लगता है कि चारों तरफ से मैं निराशावादी बन चुका हूँ, उदासी बन चुका हूँ और मेरे पास अब जीने का कोई रास्ता नहीं शेष बचा है, तब वो इंसान क्या करता है? एक तो दो रास्ते चुनता है, एक आत्महत्या कर लेता है या फिर नदी किनारे जाके अकेला बैठ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो करता है आत्महत्या करना, यानी अपने जीवन को समाप्त कर देना। पर कहीं ना कहीं पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, जिसके भी दिल में अंधेरा छाया हुआ है, निराशा है, घनघोर निराश उदास हो चुका है, उसके दिल के लिए एक दीपक ही काफी होता है। उजाले की एक लो सी किरण भी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहला ही दीपक बहुत रहता है अंधेरे को दूर करने के लिए। अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते, अनगिन यानी अनगिनत, लाखों दीप। तुम अगर कहते हो कि मैंने बहुत सारे दिए जला लिए हैं और उसके दिल का अंधेरा दूर हो चुका है, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि एक आशा की किरण इंसान को क्या से क्या बना देती है, उसके दिल को निराशा से आशावादी बना देती है। इसलिए कहा गया है कि लाखों दीप मिलकर भी उस दिल का उजाला नहीं दूर कर सकते, क्योंकि एक ही दीपक बहुत होता है। अब उनके दिलों से पूछो तो जाकर जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। इसलिए कहा गया है कि हमें पहले उनके दिलों को जाकर पूछना चाहिए कि क्या कोई आया था तुम्हारे जख्मों पर स्नेहक लगाने के लिए, स्नेहक यानी प्यार का मलहम लगाने के लिए, जो लगा तक न पाते, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने दिल में जो जख्म होते हैं, जो घाव होते हैं, उनको अपनी जगह पर, सही जगह पर बैठाने के लिए मलहम नहीं लगा पाते हैं। बूझे दिलों में, अब अंतिम पद्यांश में देखो, बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। अब इन जो लोग हैं, दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके दिल में तुम्हें क्या जलानी है? ज्योति जलानी है। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इसलिए कवि ने कहा है, बार बार हमें समझाया है, हर पद्यांश में उसने हमें यही कहा है कि अगर हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के लिए कुछ कर दिखाना है, तो सबसे पहले अपने ही दिल में, अपने ही हृदय में हमें उजाला लाना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी और जो मैंने आपको पेपर का पैटर्न समझाया है उसको आप बराबर से फॉलो करना सीखो, क्योंकि वही पैटर्न आपको 9th में भी है और 10th में भी है। थैंक यू।